वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे ड्वेल बिहेवियर ऑफ द मैटर, दैट इज़ डी ब्रॉगली इक्वेशन। लेकिन उससे पहले हम चेक कर लें कि हमने जो एंड करना है अपना लेक्चर वो पहले पूरा कर लें बोहर्स थ्योरी पे। बोहर्स थ्योरी ने हमें क्या क्या बताया? बोहर्स थ्योरी ने हमें बताया रिगार्डिंग द रेडियस ऑफ एन एटम, एनर्जी प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, potential energy is 2 times the energy, kinetic energy is minus of energy, that is the velocity of electron in an orbit, and that is lambda, and you can find out frequency also, okay, in an orbit by using this formula. And energy of hydrogen like is energy of hydrogen into z square if value of n is same. Okay, everyone knows that helium plus 1 ion, lithium 2 plus ion, and beryllium 3 plus ions. On these 3 ions most of the questions are being asked. तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे ढंग से याद होनी चाहिए। क्लियर? श्योर? नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल? बोहर्स मॉडल क्या कर सकता है बेटे? बोहर मॉडल नहीं बताता हमें, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ? जो बोहर मॉडल है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर फेलियर है। सेकंड, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ फाइन लाइन इन स्पेक्ट्रा लाइक डबलेट्स। एक फाइन लाइन में डबलेट्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इट कैन नॉट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो डिफरेंट पार्ट में ब्रेक हो जाती है, उसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। अगर सेम फैक्टर दिखे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो कोई भी सोर्स जो स्पेक्ट्रल लाइन को इमिट कर रहा है, अगर उसको हम मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो डिफरेंट पार्ट में क्यों स्प्लिट हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं? बोहर्स थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। और लास्ट में क्या है? इट कैन नॉट एक्सप्लेन डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दोनों के केसेस में हमें जो देखने को मिला है वो मिला है वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बारे में कुछ भी बोहर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। श्योर अबाउट दैट? और वेलोसिटी टाइम को सर्टेन माना गया है किसमें? बोहर्स थ्योरी में वेलोसिटी फिक्स्ड है 2.18 इंटू 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब हेजनबर्ग प्रिंसिपल लगाते हैं तो वहाँ बोलते हैं बोथ वेलोसिटी एंड पोजीशन आर अनसर्टेन। ठीक है, और इसको अगर आगे बढ़ा देंगे तो आपको मालूम और पड़ जाएगा एनर्जी और टाइम भी अनसर्टेन है। क्लियर है? तो ये जो सब फैक्ट्स हैं ये बोहर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो ये उसके लिमिटेशंस हैं। लेकिन फिर भी बोहर्स थ्योरी अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि यही थ्योरी है जो हमें सबसे पहले इंसाइट देती है regarding the stability of atom and successfully explain the spectra of hydrogen and hydrogen like species. अब हम प्रोसीड करेंगे रिगार्डिंग द ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर, और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था डी ब्रॉगली ने। सबको मालूम है लाइट शोज ड्वेल नेचर। जो लाइट है उसमें अगर आपको शो करना है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, तो वो शो करता है लाइट का वेव नेचर। और अगर आपको प्रूव करना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन्स इफेक्ट, तो ये शो करता है लाइट का पार्टिकल नेचर। डी ब्रॉगली ने सजेस्ट किया, डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट लाइक लाइट सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड सम ग्रुप ऑफ एटम्स दे शुड शो ड्वेल नेचर। उनको भी ड्वेल नेचर शो करना चाहिए। क्लियर आपको ये बात? अब उसने डी ब्रॉगली ने क्या सजेस्ट किया?
उसने कहा कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, द सब एटॉमिक पार्टिकल्स शो wave nature because he suggested that matter waves are associated with the wave and these waves not emitted from any source but from the matter itself. These waves have very short range of wavelength, but these waves do not leave the surface of the vibrating body. तो ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जो मैटर वेव्स हैं वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल या एटम प्रोड्यूस करता है। वो जो वेव है उसका जो नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डिफरेंट है। मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, वेव जिस सरफेस से पैदा होती हैं उसको छोड़कर आगे की ओर प्रोपोगेट करती हैं स्पेस में। क्लियर नहीं क्लियर? जैसे मान लीजिए कोई स्टार है, कोई लाइट है का सोर्स है, वहाँ से लाइट निकलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेगी और स्पेस में ट्रेवल करेंगी। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो उसमें क्या होगा, लाइट ने सोर्स को छोड़कर आपके कानों की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वेव्स हैं वो स्पेस में वो प्रोपोगेट करती हैं, चलती हैं। लेकिन जो मैटर वेव्स हैं वो वाइब्रेटिंग बॉडी को छोड़कर कहीं नहीं जाती, वो उसी के साथ क्या रहती हैं, एसोसिएट। क्या रहती हैं वो? एसोसिएट रहती है। जैसे होता है ना कि जहाँ आप जाएंगे वहीं आपकी किडनी और लंग्स जाएंगे, वहीं आपके हाथ पैर जाएंगे, वहीं आपका मुंह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो आपके बॉडी के आर्गन्स हैं आपकी बॉडी के साथ एसोसिएट हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ हूँ, मेरा दिल कहीं और है। वो सिर्फ शायरी में बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जहाँ आप हैं वहीं आपका दिल है, जहाँ आप हैं वहीं आपकी किडनी है। तो आपके बॉडी के ऑर्गन आपके साथ एसोसिएट हैं, जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ वहाँ वो जाते हैं। तो सेम वैसे ही क्या हो गया, वो जो मैटर की वेव है वो मैटर के साथ एसोसिएटेड है। तो जहाँ जहाँ मैटर जाएगा वहाँ वहाँ वो वेव्स जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये वेव्स मैटर के सरफेस को छोड़ती नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, मैटर खुद ही वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तभी तो ऐसा है। क्लियर? श्योर? तो डी ब्रॉगली ने क्या किया, डी ब्रॉगली ने मिंगल किया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को और आइंस्टाइन की इक्वेशन को, और एक रिलेशनशिप उसने डेवलप कर लिया जिससे वो क्या शो करेगा, ड्वेल नेचर ऑफ द रेडिएशन। क्लियर नहीं क्लियर? श्योर अबाउट दैट? तो कैसे किया उसने? अब सबको पता है एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, एच न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी। ठीक है, जब भी कभी कोई मैटर का लॉस होता है वो मैटर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ही अपीयर होता है, दैट इज आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है, जब कभी भी मैटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ही वो कन्वर्ट होता है। वो जो एनर्जी है वो इक्वल टू एच न्यू है। तो क्या करेंगे आप, 1 इक्वल टू 2 कर दिया आपने। जो न्यू है वो है सी बाय लैम्डा, तो सी से सी कट गया, आंसर आ गया एच बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, एच बाय एम सी। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम सी। अब सबको मालूम है एम है मास ऑफ फोटोन और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अब सबको मालूम है ये बात, जो लाइट है, ठीक है, इट शोज बट इट शोज, लाइट शोज ड्वेल नेचर। अब क्या होगा, अगर हम सी स्पीड ऑफ लाइट को रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस्ड बाय वी, क्या है ये, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो वैल्यू एच इज इक्वल टू एम वी।
एम यहाँ पर है मास ऑफ पार्टिकल, वी वेलोसिटी है। तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो मोमेंटम किससे एसोसिएटेड है? मोमेंटम एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द वेव। क्लियर है ना? तो यहाँ पर ये वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ है वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव, और पी क्या है? मोमेंटम। इसमें क्या हो गया? वेवलेंथ जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल नेचर। और ये वेव नेचर है। श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्लियर है ना? इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेव और पार्टिकल नेचर है इन केस ऑफ मूविंग मटेरियल ऑब्जेक्ट, वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ऑफ all the moving material objects are inversely related to each other। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। श्योर अबाउट दैट? क्लियर आपको बेटे? तो यहाँ पर क्या आ गया? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू पी। ठीक है, और सबको मालूम है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? ये होती है हाफ एम वी स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा 2ke। अब दोनों साइड को मल्टीप्लाई कीजिए m से, तो यहाँ हो गया m स्क्वेयर वी स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा एम वी का होल स्क्वेयर। क्लियर? एम वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू एम इंटू के ई। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई। वो क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई 2m/ke। क्या है ये? हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्लियर आपको ये बात? इसमें मतलब क्या हो गया कि आप ये इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं इस इक्वेशन के साथ साथ। तो ये आपको याद होना चाहिए। m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल, मोस्ट ऑफ केसेस वो इलेक्ट्रॉन होगा। और के ई क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल, जो कि मैंने बोल दिया कि यहाँ पर एम मास ऑफ, अगर इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, या मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल है, आप लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन याद रखिए जो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट है ओनली एप्लीकेबल टू एक स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स। इवन डस्ट पार्टिकल पर भी आप नहीं ला सकते ये बात। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि डस्ट पार्टिकल भी क्या है? डस्ट पार्टिकल पर ये कॉन्सेप्ट नहीं ले सकता। डस्ट पार्टिकल भी 10 पावर 17 एटम का बना होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया यू कांट अप्लाई वेव नेचर टू डस्ट पार्टिकल। जस्ट डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कोलाइडल नेचर के होते हैं। ठीक है बेटे कि नहीं? तो ये पॉइंट रखना कि हमें डस्ट पार्टिकल नज़र नहीं आता हवा में, कहीं उस पर आप गलती से भी वेव नेचर मत लगाइएगा। वेव नेचर कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन डस्ट पार्टिकल। वेव नेचर कैन बी अप्लाइड टू ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू ए बीम ऑफ प्रोटॉन, टू ए बीम ऑफ न्यूट्रॉन, और ए ग्रुप ऑफ एटम्स और ए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन वो ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत लोअर लेवल पे होने चाहिए। ए ग्रुप ऑफ 10 एटम्स और ग्रुप ऑफ 100 एटम्स लाइक दैट। ये नहीं कि आप 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड पे लगाएंगे, निकल पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ ह्यूज मास 44। मतलब अगर आप खुद सोचिए डस्ट पार्टिकल क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। उस पर भी आप वेव नेचर, ड्वेल नेचर नहीं लगा सकते। जो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट है डस्ट पार्टिकल पर भी नहीं लगा सकते। दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है बेटे? तो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, एटम्स एंड आयंस। तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी और एच बाई पी ओनली एप्लीकेबल टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ओनली एप्लीकेबल टू सब एटॉमिक पार्टिकल। लैम्डा इक्वल टू एच बाई √2m/ke। आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी मच श्योर। ओके बेटे? अब क्या होता है, कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है जो हमने चेक करने हैं यहाँ पे। अब देखिए, अगर आप ध्यान चेक करेंगे दोबारा से कॉन्सेप्ट को एक बार रिपीट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ए मूविंग मटेरियल पार्टिकल कैन बी एसोसिएटेड विद ए वेव।
ए वेव कैन गाइड द मोशन ऑफ द पार्टिकल। द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल आर नोन एज मैटर वेव्स। ठीक है, और इसकी जो एनर्जी है वो जो है अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। क्या है ये? क्वांटम थ्योरी है। और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर क्या है? अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन। तो फोटोन की जो दो एनर्जी वैल्यूज़ हैं दोनों को इक्वल कर दिया जाता है, क्योंकि जब भी मैटर का लॉस होता है एम सी स्क्वायर वो एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होता है, और वो जो एनर्जी है वो फोटोन है। E इज इक्वल टू एच न्यू सी बाई लैम्डा, तो उसको इक्वल कर दिया तो ये एच बाय एम सी आ गया। ठीक है, तो उसने C को रिप्लेस कर दिया बाय वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये ऑलरेडी हम और एक बार डिस्कस कर चुके हैं, मैंने पूरा एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करके दिखाया है, तो उसी को आप चेक कर लिए दोबारा से। ये रिपीट किया है मैंने कॉन्सेप्ट को। ठीक है, हेलो। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक वेव है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक वेव है। तो वो जो वेव है अगर यहाँ से शुरू हुई है तो वो कंटिन्यूसली यहीं पर मिलनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर? इसको हम बोलते हैं इन फेज। दोबारा समझिए ध्यान से, देखिए ये हमारे पास क्या है? एक ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन है, वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। दिस इज ए कंटिन्यूस वेव। इलेक्ट्रॉन एक कंटिन्यूस वेव की तरह चल रहे हैं ऑन एन ऑर्बिट। क्लियर नहीं किया आपको ये बात? श्योर? देखिए अब सामने यहाँ पे क्लियर। अब देखिए यहाँ से हम दोबारा समझते हैं इस पॉइंट को कि कैसे जो वेव है वो बिहेव कर रही है। देखिए कि हमारे पास मान लीजिए ये दो फिक्स्ड पॉइंट हैं, इन दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में देखिए ये वेव इस तरह चल रही है, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ खत्म हुई, फिर यहाँ से दोबारा शुरू हुई है। तो A और B के बीच में ये वेव चलती जा रही है। ये कैसी वेव है? इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में क्या हो रहा है? हाँ देखिए इस पॉइंट पर, इन पॉइंट पर, ये जो पॉइंट मैं एरो से शो कर रहा हूँ, इन पॉइंट्स पर देखिए जो मैंने एरो से पॉइंट शो किए हैं, इन पॉइंट पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। और अब मैं यहाँ पर कुछ डॉट लगाऊंगा। देखिए इन पॉइंट पर जो वाइट डॉट्स हैं, देखिए जो येलो डॉट्स हैं वहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और जहाँ पर वाइट एरोज हैं वहाँ पर क्या है? वहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़ीरो है। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है येलो डॉट पे और एम्पलीट्यूड ज़ीरो है किस पर? वाइट एरो पे। यस और नो? तो येलो एरो शो कर रहे हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और जो वाइट एरो है वो शो कर रहा है ज़ीरो एम्पलीट्यूड। इस अंदर क्या हो गया? जो इलेक्ट्रॉन की वेव है वो नोड और एंटी नोड की फॉर्म में चलती है। क्लियर? और ये किसने बताया? ये थ्योरी बताई डी ब्रॉगली ने, और इसका एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन किसने किया? इसका एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन किया डेविसन एंड जर्मर ने और जीपी थॉमसन ने विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्रैक्शन करके दिखाया, और जो डिफ्रैक्शन है वो क्या है? डिफ्रैक्शन है एक वेव फिनोमेनन। अगर इलेक्ट्रॉन की एक वेव डिफ्रैक्शन कर रही है, अगर इलेक्ट्रॉन की एक वेव डिफ्रैक्शन कर रही है, तो वो डिफ्रैक्शन कौन सा है? वो डिफ्रैक्शन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की बीम हमें दे रही है वेव नेचर। और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? वो तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। श्योर? तो एक फंडामेंटल पार्टिकल की वेव जो है, सॉरी जो स्ट्रीम जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है। देखिए ये डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है,
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर एक हीटेड फिलामेंट लिया, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक हीटेड फिलामेंट लिया। ये फिलामेंट है जिसको हीट किया गया। उस हीटेड फिलामेंट पे जब उसने हीट किया फिलामेंट को, तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या हुए, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी वहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। जब कोई हम फिलामेंट को हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या होते हैं, गर्म होते हैं, हीट होते हैं, तो इसमें एक्साइटेड होते हैं। तो उस जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को अगर हम वोल्टेज देंगे तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर भागना शुरू कर देंगे। फिर हमने यहाँ पर क्या कर दी, एक स्लिट रख दी। एक स्लिट रख दी। तो स्लिट ने क्या किया, सिर्फ एक बीम को बाहर नहीं दिया, बाकी रोक ली उसने। फिर वो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो गई है और जाके उसने यहाँ पर निकल के क्रिस्टल को स्ट्राइक किया है। निकल के क्रिस्टल को क्या किया है, स्ट्राइक किया है। निकल के क्रिस्टल को स्ट्राइक करने के बाद वो एक एंगल पर डिफ्रैक्ट हुई है। तो उसको डिफ्रैक्ट की एक मूविंग कैल्विनोमीटर क्या करता है, उसको चेक करता है। और यहाँ पर लिखा है ना मूविंग कैल्विनोमीटर, यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है, फोटोग्राफिक प्लेट। वो जो फोटोग्राफिक प्लेट है वहाँ पर क्या करते हैं, ये डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम का पैटर्न ले लिया जाता है। तो डेविसन जर्मर ने क्या किया, उन्होंने चेक किया यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन बीम से वही पैटर्न आता है जो एक एक्सरे डिफ्रैक्शन से आता है। क्योंकि एक्सरेज वेव हैं तो प्रूव हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन की बीम भी क्या है, एक वेव की तरह बिहेव करती है। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। श्योर अबाउट दैट? ये आपके एग्ज़ाम का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दी है कि डेविसन एंड जर्मर ने क्या प्रूव किया था, डी ब्राउली कॉन्सेप्ट का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया। श्योर? हम दोबारा से यहाँ पर देख रहे हैं कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे कह रहा है इन दिस एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नॉन मोमेंटम, मतलब जिनकी क्योंकि जो हमने पोटेंशियल दिया है वो क्या बन जाएगा, वो उसकी वेलोसिटी बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नॉन मोमेंटम बीम्ड ऑन ए क्रिस्टल ऑफ निकल, एक निकल क्रिस्टल पे जाके बीम करेंगे, ठीक है, क्लियर। फिर वो जो डिफ्रैक्टेड पैटर्न है जिस एंगल पे, वो एक फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लिया जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है जस्ट एज एक्सरेज ऑफ द सेम वेवलेंथ वुड गिव। तो एक्सरेज का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है और जो इलेक्ट्रॉन की बीम का डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो सेम है। यहाँ पर उन्होंने एक लाइन दिखा के बताई है कि जब वोल्टेज 54 वोल्ट्स हो, क्या हो, 54 वोल्ट्स हो, तब शार्पेस्ट सबसे बढ़िया डिफ्रैक्शन पैटर्न आते हैं। क्या सबसे बढ़िया डिफ्रैक्शन पैटर्न कब आते हैं, जब अप्लाइड वोल्टेज इतनी है, जब अप्लाइड वोल्टेज है आपके पास 54 वोल्ट्स। यहाँ पर वो बता रहा है कि एक जो सॉलिड स्टेट होती है उसकी डिफरेंट क्या होती हैं, उसके अंदर डिफरेंट एटम, ये बाहर की लेयर है, उसके बाद ये अंदर की सेकंड लेयर है, फिर ये थर्ड लेयर है। तो उसने ये लेयर बाय लेयर एटम लगाए हुए हैं, ये ठीक है ना, कि लेयर बाय लेयर निकल के एटम लगे हुए हैं। तो जब जो इलेक्ट्रॉन की वेव है वो आएगी और आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करके फिर डिफ्रैक्ट होगी। तो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पर लिए गए हैं वो एक इक्वेशन है जो आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊँगा सॉलिड स्टेट में, n लैम्डा इक्वल 2d साइन थीटा। जैसा मैंने आपको बोला है ये जो पॉइंट, ये जो पूरी इक्वेशन है आपको रिपीट होगी कहाँ पर, सॉलिड स्टेट में, इसलिए डोंट वरी। आपको सिर्फ इतना समझना है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन की बीम, देखिए हमें सिर्फ यहाँ पर एक बात समझनी है कि जो इलेक्ट्रॉन की बीम है, इलेक्ट्रॉन की जो बीम है, इट बिहेव सिमिलर टू दैट ऑफ एक्सरेज, क्लियर। और उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो डिफ्रैक्शन पैटर्न की इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है जब अप्लाइड वोल्टेज 54 होता है। अब मैंने आपको बताया जो अप्लाइड वोल्टेज है, जो क्या है, जो अप्लाइड वोल्टेज है, जो आपने यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज की है, ठीक है, जो आपने क्या किया है, जो यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई की है वो क्या करेगी, इट विल इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो है EV, तो किसके इक्वल होगी, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के इक्वल। तो आपके पास जो फार्मूला है वो है H/mv या फिर 2Hm काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट, ठीक है ना।
तो जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है वहाँ पे क्या आ जाएगा, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है वहाँ पे आ जाएगा E इंटू बी। क्लियर आपको ये बात? तो अगर आप E की जगह पुट करेंगे 1.6 10⁻⁻19 वोल्टेज आपके पास जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एच की वैल्यू 6.26 10⁻⁻34 जूल्स। सेकेंड। तो ये अगर सब वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे आप, तो व्हाट विल यू एबल टू गेट? ठीक है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा लैम्डा इज इक्वल टू 12.26 एंगस्ट्रॉम बाय अंडर रूट वोल्टेज। दिस इज द आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी बोल दो, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय 2m के ई बोल दो, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय 2m ई वी बोल दो, या ये वैल्यू क्या है सी है, यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी बोल दो। क्लियर नहीं क्लियर? यहाँ पर हमने m लिया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। श्योर अबाउट दैट? क्लियर है? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर एप्लीकेबल नहीं है। कौन सी इक्वेशन? डी ब्रॉगली इक्वेशन। श्योर? तो याद रखिए, जो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट है एप्लीकेबल ओनली टू मैक्रोस्कोपिक, नॉट एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक। किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पर एप्लीकेबल है। वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम्स। इवन डस्ट पार्टिकल पर भी एप्लीकेबल नहीं है, बॉल पर, फुटबॉल पे, क्रिकेट बॉल पे एप्लीकेबल नहीं है। आर यू श्योर अबाउट दैट? उन सब पर क्या लगेंगे, आपके न्यूटन्स लॉ लगेंगे। यू गेट द पॉइंट और नॉट? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कौन कौन से हैं? एक है डेविसन जर्मर जो मैंने आपको बताया, और दूसरा है जीपी थॉमसन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये जो हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है किसके? डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सिमिलर टू डिफ्रैक्शन पैटर्न गिवन बाय एक्सरेज। तो उससे प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव नेचर का है। श्योर अबाउट दैट? मैं दोबारा ले देता हूँ। डिफ्रैक्शन पैटर्न गिवन बाय beam of electron is similar to diffraction pattern given by what? Diffraction pattern given by X-rays। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है बेटे? दूसरा, डेविसन एंड जर्मर, जीपी थॉमसन मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन ये आप पढ़ेंगे क्लास 12th में जाके। डेविसन जर्मर एंड जीपी थॉमसन, ठीक है, ये इन्होंने बताया हमें क्या, पार्टिकल नेचर, सॉरी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बताया? वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, एक और चीज़ आपको चेक करनी है, वो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज है। तो ये प्रूव किया हमने। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू 12.42 एंगस्ट्रॉम बाय अंडर रूट वोल्टेज। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि जो यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ है और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस तरह, तो क्या हो गया, ये एक आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया। यस और नो? तो पैराबोलिक इक्वेशन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे ये स्क्वायर करके अगर यहाँ पे आ जाएगा तो वी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बिकम्स कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है जी। और दूसरी बात है 1/λ इज इक्वल टू n/2d साइन थीटा। ये मैंने आपको बता दिया। ब्रैग्स लॉ मैं पढ़ाऊँगा आपको जाकर सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में आपको समझ आएगा ये।
क्लियर, डोंट वरी अबाउट द सिचुएशन। अभी सिर्फ ये अभी है भी नहीं आपके कोर्स में, श्योर अबाउट दैट। सिर्फ आपको मैं एक एविडेंस के रूप में दे रहा हूँ कि ये एविडेंस कहाँ से आया है। करा फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद 1% स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर है h/mv। तो v की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1% ऑफ c, तो क्या हो जाएगा ये 1/100 इंटू 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ गया, 10⁶ मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी। किसके इक्वल है यहाँ पर ये, दिस वैल्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 6.63 इंटू 10⁻34, वेलोसिटी है 3 इंटू 10⁶। तो लैम्डा कम्स आउट टू बी हाउ मच, लैम्डा कम्स आउट टू बी 2.43 10⁻−10। Sure about that? वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, 4.55 10⁻−25 जूल्स। कह रहा है इसका मोमेंटम बताइए और इसके बारे में आप क्या बताइए, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ निकालने ज़्यादा इजी है। वेवलेंथ के लिए कितनी होती है, h/2m/ke। ठीक है बेटे, ये किसके इक्वल है, तो 2m/ke की जो वैल्यू है यही मोमेंटम है। श्योर अबाउट दैट और नॉट, क्लियर, इजी कि नहीं, दैट इज़ टू इजी। तो अब हम पहले क्या निकालेंगे, पहले निकाल लेते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे 2m इंटू के, यही मोमेंटम है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 9.1 काइनेटिक एनर्जी क्या है। ठीक है जी, फोर 4.55 10⁻−25। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का आंसर आ गया यहाँ पर आपके पास मोमेंटम 9.1 इंटू 10⁻28, दैट इज तो मोमेंटम आ गया। अब इसको मोमेंटम को आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, तो ये आ जाएगा 6.63 10⁻−34 डिवाइड बाई मोमेंटम की वैल्यू क्या है बेटे, तो आंसर है 9.1 इंटू 10⁻−28, 7.28 इंटू 10⁻−7 मीटर, दैट इज लैम्डा। Sure, easy, that is too easy.